म्यूजियम के डायरेक्टर हंसराज के फोन की घंटी बज उठी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, हंसराज स्पीकिंग। मैं हूँ। फोन से आवाज आई, जिसे पहचान कर उसने कहा, बोलो, ताम्रपत्र कब तक ला रहे हो? आज शाम को बताता हूँ। ठीक है, कहते ही फोन उधर से कट हो गया। इस पर हंसराज ने चैन महसूस किया। फिर हंसराज ने टाइम देखने के लिए घड़ी पर दृष्टि डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। फिर कुछ सोचते सोचते लंबी सांस ली और एक झटके से उठा। कहीं जाने के लिए गाड़ी गैरेज से निकाली। गाड़ी पर बैठते ही एक्सीलरेटर दबाया। थोड़ी देर में ही गाड़ी फुल स्पीड पकड़ ली। हवा से बातें करती भागती चली जा रही थी। किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर हंसराज गाड़ी से नीचे उतरा और एक तरफ चल दिया। वहां एकांत स्थान में बना हुआ एक खंडर था। तभी सामने से औघड़ बाबा कालूराम निकल कर आया। वो ताम्रपत्र लाए? हंसराज बोला। नहीं। क्या? हंसराज तेज आवाज में चीखा। कालूराम बाबा बोले, सब बताता हूँ, रुको जरा। उस मुर्दे से वो ताम्रपत्र किसी और ने चुरा लिया। उस पर किसी ने अनायास आक्रमण कर दिया और ताम्रपत्र लेकर ओझल हो गया। हंसराज, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुमने तो कहा था कि उस मुर्दे का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कालूराम बाबा बोलते हैं, हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ताम्रपत्र मिल जाएगा, पर पहले मुझे ये बात बताओ कि तुमने अपने पार्टनर को क्यों मरवाया? फिर हंसराज बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे जो आदेश मिला है मैं वही करता हूँ। इतना योजनाबद्ध कार्य करने पर भी सब गुड़ गोबर हो गया। कालूराम, मुझे वो ताम्रपत्र हर हाल में चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुर्दा झूठ बोल रहा हो? कालूराम बाबा बोलते हैं, नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मुझे कुछ दिन का समय और दे दो। निश्चिंत रहो, वो ताम्रपत्र जरूर ही मिल जाएगा। हंसराज के पास अफसोस करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। हंसराज जाने के लिए पलटा तो कालूराम की आंखों में देखकर उसे प्रतीत हुआ कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर फिर भी वो वहां से चुपचाप चला गया। देशमुख पांडे ने दीवार पर लगे मुंबई के मैप पर वहां पर मार्क किया, जहां जहां पर वो लाश दिखी गई थी कुछ दिनों में। सर, आप ये क्या कर रहे हो? शर्मा ने चौंकते हुए पूछा। शर्मा, ये वही स्थान है जहां पर हत्यारा कुछ ही दिन में दिखाई दे चुका है। सबसे पहले उसने हितेश का मर्डर किया, फिर एक सड़क पर भागता हुआ दिखाई दिया जहां कोई दुर्घटना तो नहीं हुई थी। उसके पश्चात उसने पूना से लौटते हुए विजय और मोहन का मर्डर किया। उसके उपरांत वो म्यूजियम में चोरी करने के लिए आया। उसने प्रत्येक हत्या वहशी तरीके से की, परंतु वही हत्यारा जिसने इतने सारे लोगों को इतनी भयानक और क्रूरता से मारा। म्यूजियम में किसी भी सुरक्षाकर्मी की हत्या नहीं करता है। वो वहां से जो लेने आया था वो लेकर चला जाता है, और तो और वो वहां एक गार्ड को नाम से भी बुलाता है।
सब कुछ विचित्र नहीं लग रहा? अनायास ही कुछ विचार कर पांडे ने निर्देश दिया, शर्मा चलो गाड़ी निकालो। क्यों सर, क्या हो गया? चलो गाड़ी में बताता हूँ। जी। गाड़ी स्टार्ट कर दोनों चल दिए। रास्ते में पांडे ने बताया कि हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं सर। वो किलर जहां भी गया वहां उसने कुछ न कुछ किया, लेकिन मध्य रात्रि में एक स्थान पर जहां पर वो दिखा उस स्थान पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। संभव है कि वो वहीं कहीं आसपास ही रहता हो। हाँ, ये हो सकता है, या हो सकता है कि उसने किसी को मार दिया हो और अभी तक उस दुर्घटना के विषय में किसी को कुछ पता न चला हो। आखिर वो वहां पर घूमने तो नहीं आया होगा ना? हाँ सर, आप बिल्कुल 16 आने सच कह रहे हैं, शर्मा ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। दोनों वहां पर पहुंच गए जहां उसे देखा गया था। गाड़ी से उतरकर एक दुकान वाले से आसपास की बिल्डिंग्स की जानकारी ली। पूछा, यहाँ ऐसा कोई स्थान है जहां पर ऐसा कोई क्रिमिनल छुप सकता हो? तो दुकानदार ने मना कर दिया। ये सामने किसका घर है? इंस्पेक्टर पांडे ने दुकानदार से पूछा। साहब, ये तो आरव कुमार का घर है। क्या काम करता है ये आरव कुमार? साहब, वो म्यूजियम में काम करता था। बहुत ही भला आदमी था से क्या मतलब है तुम्हारा? साहब, वो तो मर गया। मतलब? चौंकते हुए देशमुख ने कहा। सर, उसे मर्डर के इल्जाम में फांसी हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले का ही केस था। पूरी बात बताओ। सर, इतना तो याद नहीं है। ठीक है, पुलिस थाना चलकर उसकी फाइल मुझे दिखाओ। थाना पहुंचकर शर्मा ने रिकॉर्ड रूम से आरव कुमार की फाइल देशमुख के टेबल पर रख दिया।